सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजुकेशनल स्कीम। देखिए, पहली एक वीडियो आई थी, इसमें हमने एजुकेशनल स्कीम की बात की थी। अब यहाँ पे कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जो आपके लिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये स्कीम आपने तब तैयार की होंगी जब आपने KBS PRT का एग्जाम दिया होगा। ठीक उसी प्रकार से ये स्कीम्स आपके इंटरव्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगी, क्योंकि ये आपके लिए एक रामबाण वीडियो होगी। इसमें अगर आप देखेंगे तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मनोदर्पण, सार्थक, सफल, ऐसी कई अन्य एजुकेशनल स्कीम के बारे में। तो बिना किसी देर के चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप कोई वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और शेयर करके उन सभी विद्यार्थियों तक जरूर पहुंचा दीजिए जो तैयारी कर रहे हैं KBS PRT इंटरव्यू की। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं और देखते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या कुछ खास होने वाला है। सबसे पहले देखें हैं कि आप आज की इस वीडियो में हम लोग क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि टॉपिक के नाम पर अगर हम देखें तो आज की इस वीडियो में हम मनोदर्पण, सार्थक, सफल, निपुण भारत, TPEC, स्मार्ट और 5E मॉडल, ठीक है, ये सभी आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है इतनी बात? चलिए, यही स्कीम हमारी छूट गई थी। बाकी सारी स्कीम्स हम लोगों ने एक पिछली वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी KBS PRT इंटरव्यू प्रिपरेशन नाम से, उसमें जाकर आप देखेंगे तो उसमें एक वीडियो आपकी डली हुई है एजुकेशन स्कीम नाम से, क्योंकि वहाँ पे ये स्कीम्स अभी रह गई थी। इन स्कीम्स के द्वारा जैसे ही ये स्कीम आप तक पहुँचेंगी, आपके पास सारी स्कीम कवर हो चुकी होंगी, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देर के बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि मनोदर्पण के बारे में हमें क्या देखने को मिलता है। देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए मनोदर्पण की, तो आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक स्क्रीन आपको दिख रही होगी। ये मनोदर्पण के बारे में क्या कहता है इसको समझिए। इसमें लिखा हुआ है साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट फॉर मेंटल हेल्थ, ठीक है। मेंटल हेल्थ के लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट की बात की गई है। और ये क्यों की गई है? क्योंकि कोविड के दौरान आप सभी जानते हैं कि कोविड एक महाबीमारी थी। इस कोविड के दौरान लॉकडाउन के समय बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। तो बच्चों के जो दोस्त थे, यार दोस्त थे, जो फ्रेंड सर्किल था, वो सब उनका क्या हो चुका था, ख़त्म हो चुका था। बच्चे घर पे ही बोर हो रहे थे। साथ ही साथ बच्चों का स्कूल से जो कनेक्शन था वो टूट चुका था। तो टीचर स्टूडेंट जो कनेक्शन होता है वो ख़त्म हो चुका था। क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट बच्चों ने जो देख नहीं पा रहे थे, तो वो इन्वायरमेंट से उनका कनेक्शन टूट चुका था। तो इसीलिए एक स्कीम मनोदर्पण स्कीम लाई गई। इसके द्वारा क्या किया गया? इसके द्वारा ये कहा गया कि हम लोग क्या करेंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे बच्चों को। यानी बच्चे जिस मानसिक दौर से गुजर रहे हैं उनकी मेंटल हेल्थ पर कुछ असर ना पड़े, ठीक है। इसलिए बच्चों को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने के लिए ये स्कीम लाई गई थी। अच्छा, बात की जाए ये इनिशिएटिव किसके द्वारा लाया गया था, तो ये इनिशिएटिव जो था वो MHRD का था। MHRD आप सभी जानते हैं। अब इसका नाम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो चुका है। जब नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी उस दौरान, ठीक है, उससे पहले इसका नाम जो हुआ करता था वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसका नाम हुआ करता था, ठीक है। साथ ही साथ ये जो है इनिशिएटिव, ये आत्मनिर्भर भारत अभियान का इनिशिएटिव है। आइए आगे देखते हैं इसके बारे में और क्या क्या हमें डिस्कस करना है। देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए मनोदर्पण की, तो मनोदर्पण की बात की जाती है तो इसको भले ही लॉन्च किया गया किसके द्वारा, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल के द्वारा, ठीक है ना। इसको किसने लॉन्च किया था? तो इसको लॉन्च जो किया था वो रमेश पोखरियाल निशंक जी जो हैं, उस समय हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर हुआ करते थे। इनके द्वारा मनोदर्पण को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। तो कब किया गया था अगर ये पूछा जाए तो 21 जुलाई 2020 को उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इसके बाद बात ये उठती है कि NCERT की अगर बात की जाए तो NCERT मुख्य रूप से इसमें रोल निभाती है, क्योंकि जब मनोदर्पण स्कीम लाई गई तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए NCERT के द्वारा गाइडलाइंस दी गई। और ये गाइडलाइंस जो थी वो किनको थी? ये गाइडलाइंस जो थी वो स्कूल्स को गाइडलाइंस दी गई थी, ठीक है ना। ये गाइडलाइन स्कूल को दी गई थी। और क्या किया गया था? तो इनके द्वारा कहा गया था कि आपको मेंटल हेल्थ एडवाइजरी पैनल बनाना है। क्या बनाना है? मेंटल हेल्थ एडवाइजरी पैनल बनाना है। किनको? स्कूल्स को। क्लियर है? तो ये क्यों बनाना था? ये मनोदर्पण स्कीम का ही एक भाग था, क्योंकि हमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है बच्चों को। इसके बाद अगर बात की जाए तो ये हम लोगों ने अभी देखा था पिक्चर के रूप में कि ये जो इनिशिएटिव था वो किसके अंडर आता था? आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत ये इनिशिएटिव आया था। अगर बात की जाए इसके एम की, कि इसका एम क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका एम जो था वो था साइकोलॉजिकल सपोर्ट। जो अभी हमने देखा था कि बच्चों को साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाए जिससे बच्चे मेंटल हेल्थ और वेलबींग इनसे क्या हो, उनका इस तरीके से वो बच सके, मेंटल हेल्थ उनका सही रहे और वो अच्छा फील करें कोविड के दौरान।
क्लियर है इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आगे मनोदर्पण की स्कीम में क्या दिया गया है। आप तभी देख पा रहे होंगे, आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा मनोदर्पण के बारे में। इस मनोदर्पण की स्कीम में जो आप देख पा रहे हैं, ये डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जो उस समय हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के क्या थे, मिनिस्टर थे, जिस समय ये मनोदर्पण स्कीम लाई गई थी, तो इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर क्या डाला था, ठीक है, ये पूरा स्कीम डाला था। उन्होंने लिखा था इसमें कि मनोदर्पण जो है, मनोदर्पण हैज बीन इंक्लूडेड इन द आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो इनका ये कहना था कि ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत इस मनोदर्पण इनिशिएटिव को लाया गया था। क्लियर है। मनोदर्पण स्कीम के बारे में मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट रहा होगा। आपने ये सब कुछ देख लिया है कि इसको लाया किसके द्वारा गया है, लॉन्च किसने किया है। इसमें मुख्य भूमिका एनसीईआरटी के द्वारा निभाई गई है, ठीक है। इसमें एक एडवाइजरी पैनल बनाया गया है और इसका उद्देश्य क्या है तो आप सभी जानते हैं। इसका उद्देश्य है बच्चों को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, जिससे बच्चे मेंटल हेल्थ को क्या कर सकें, डेवलप कर सके, क्योंकि ये कोविड के दौरान लाया गया था, जिस समय बच्चों की मेंटल हेल्थ पर काफ़ी असर पड़ा था। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। आगे अगर आप सभी स्कीम पर देख पा रहे होंगे तो एक स्कीम और है, वो है सार्थक नाम से। इस सार्थक स्कीम को आप देख पा रहे होंगे, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ही पार्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसको लाया गया है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है सार्थक के बारे में क्या क्या देखना है वो देखते हैं। सार्थक की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म आप सबको पता होना चाहिए। तो सार्थक का फुल फॉर्म की अगर बात की जाए तो आप सभी देख पा रहे होंगे, एस मतलब स्टूडेंट्स होता है, ठीक है, स्टूडेंट एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। मतलब समझ पा रहे हो, मतलब यहाँ पे अकेला स्टूडेंट के लिए स्कीम नहीं लाई गई थी, बल्कि यहाँ पे टीचर्स के लिए भी ये स्कीम लाई गई थी, जिसके द्वारा स्टूडेंट्स तो हैं ही हैं, साथ साथ टीचर्स भी अपना होलिस्टिक एडवांसमेंट कर सकें, होलिस्टिक डेवलपमेंट कर सकें, किसके द्वारा, क्वालिटी एजुकेशन के द्वारा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, ये इस सार्थक का क्या था, फुल फॉर्म था। अगर बात की जाए इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया, तो ये लॉन्च जो किया गया था तो MOE यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ही अंतर्गत एक डिपार्टमेंट आता है, और ये डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। तो MOE यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ही एक डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के द्वारा इस सार्थक स्कीम को लॉन्च किया गया था। दिस प्लान वाज लॉन्च्ड टू इम्प्लीमेंट, क्या इम्प्लीमेंट करने के लिए हुआ था, द गोल्स ऑफ NEP 2020। आप सभी जानते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत, ठीक है, फाउंडेशन स्टेज की बात की गई थी, ठीक है, 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर लाया गया था, और इसी स्ट्रक्चर को अप्लाइड करने के लिए तरह तरह की स्कीम लाई गई थी। उन्हीं स्कीम में से एक सार्थक स्कीम थी, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या किया गया था, NEP 2020 के गोल्स जो थे उनको अचीव करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए इट्स एम, इसका और एक उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था ऑल अराउंड डेवलपमेंट फॉर स्टूडेंट्स एट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल। मतलब बच्चों का प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे क्या होना, बच्चों का प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे ऑल अराउंड डेवलपमेंट होना, यही इसका एम था। मतलब बच्चों का चहुमुखी विकास हो, ना कि बच्चों का फिजिकल बल्कि मेंटल, सोशल, इमोशनल सभी प्रकार के चहुमुखी डेवलपमेंट हो बच्चे का प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल में। यही इस सार्थक स्कीम का क्या था, उद्देश्य था। अगर आपसे पूछा जाए कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। इंप्लीमेंट क्या करना था, NEP 2020 के गोल को इंप्लीमेंट करना इसका प्लान था। क्लियर है इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखने वाले हैं अब सफल को। सफल बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आपके लिए, ये देख लीजिए आज की इस वीडियो हम जो भी स्कीम डिस्कस कर रहे हैं ये KVS PRT इंटरव्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, ये आपसे पूछी जा सकती है। तो अगर सफल की बात की जाए तो आप यहाँ पे सफल का क्या देख पा रहे होंगे, सफल का आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फुल फॉर्म, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं सफल का फुल फॉर्म लिखा हुआ है स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग, ठीक है। तो यही इसका क्या होता है, यही इसका होता है फुल फॉर्म। आगे हम लोग देखते हैं सफल के बारे में हमें क्या क्या डिस्कस करना है। तो देखिए सबसे पहले सफल का फुल फॉर्म लिखा हुआ है, आप सभी देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग। इसका मतलब क्या होता है, असेसमेंट का मतलब सभी जानते हैं, मतलब हमें क्या करना है, इस सफल स्कीम के अंतर्गत ये कहा गया है कि बच्चे का जो असेसमेंट करना है, बच्चे का जो मूल्यांकन करना है वो स्ट्रक्चर्ड वे में करना है, जिससे क्या होगी, हम उसकी लर्निंग को एनालाइज कर सकें। यानी लर्निंग को एनालाइज करने के लिए कि बच्चे ने कितना सीखा, ठीक है, और बच्चे की सीखने में कहाँ कमी रह गई, इन सभी को एनालाइज करने के लिए हम बच्चे का जो असेसमेंट करेंगे वो एक स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट करेंगे। इसी के लिए यही स्कीम सफल लाई गई थी।
इसके बाद की जाए लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इस सफल स्कीम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। ठीक है, और अगर बात की जाए तो इसमें प्रमुख भूमिका कौन सा विभाग निभाएगा? तो सीबीएसई के द्वारा इस सफल योजना को लाया गया था। ठीक है, सीबीएसई क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका लोगो क्या होता है, इसकी सारी जो बातें होती हैं जो हमसे इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं, उन सब पर मैं एक वीडियो ला चुका हूं। अगर आपको देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो सीबीएसई लॉन्च्ड सफल एज अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट फॉर ग्रेड 3, 5 एंड 8। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपसे ये क्वेश्चन काफी बार केवीएस में पूछा भी गया है। ठीक है, कि जो सफल स्कीम लाई गई थी वो किस किस ग्रेड के लिए लाई गई थी? तो क्लास 3, 5 और 8, इसको क्लास बोल दीजिए या ग्रेड बोल दीजिए, तो 3, 5 और 8 के लिए ये लाई गई थी सफल स्कीम। और इसमें बात की जाए तो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट था। मतलब इसमें हम असेसमेंट करेंगे, तो क्यों असेसमेंट करेंगे? इसलिए असेसमेंट नहीं करेंगे कि बच्चे ने कितना परफॉर्म किया, हम यहाँ असेसमेंट करेंगे उसकी लर्निंग को एनालाइज करने के लिए। इसका मतलब क्या है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट होगी, मतलब कि यहाँ पे बच्चे की योग्यता को देखा जाएगा, योग्यता को परखा जाएगा कि बच्चा कितना योग्य है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट है। ठीक है, सीबीएसई द्वारा लॉन्च किया गया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, इट इवेल्युएट्स स्टूडेंट्स डेवलपमेंट। इसमें का मतलब क्या है कि ये बच्चों के डेवलपमेंट को इवेल्युएट करता है, मूल्यांकन करता है। ठीक है, इन फाउंडेशन स्किल, आप सभी जानते हैं एनईपी 2020 जब आई थी तो उसी दौरान फाउंडेशनल स्टेज की बात की गई थी, तो इसी में बाल वाटिका की बात की गई थी, इसी में फिर ग्रेड 1 और 2 की बात की गई थी। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि फाउंडेशनल स्किल्स में, मतलब फाउंडेशन स्किल बच्चे की जो बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक स्किल्स हैं, उनमें कितना डेवलपमेंट हुआ है, उन डेवलपमेंट को इवेल्युएट करने के लिए इस सफल स्कीम को लाया गया था। एंड बेसिक लर्निंग कॉम्पिटेंसीज, जो बच्चे के अंदर बेसिक योग्यता होनी चाहिए सीखने की, वो कितनी डेवलप्ड है इस बच्चे के अंदर, इसके लिए भी हम उसका असेसमेंट करेंगे और एनालाइज करेंगे। इसीलिए सफल का नाम ही से आप समझ पा रहे हैं कि ये कुछ नहीं है, बस लर्निंग को एनालाइज करने के लिए एक असेसमेंट है। ठीक है, और ये असेसमेंट भी कैसा है? स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट है। ठीक है, तो इवेल्युएट करेगा स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट को फाउंडेशन स्किल्स में और बेसिक लर्निंग कॉम्पिटेंसीज को। इतनी बात सफल में आपको समझ में आ चुकी होगी। पूछा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रेड कौन सा है? तो ग्रेड 3, 5 और 8 के लिए सफल योजना लाई गई थी। आगे देखिए, सफल के की फीचर्स की अगर बात की जाए तो आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इसके की फीचर्स यानी इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहला जो आप इसकी विशेषता देख पा रहे हैं कि टेस्ट कोर कॉन्सेप्ट एंड मूव अवे फ्रॉम रोट लर्निंग। आप सभी जानते हैं कि बच्चों को रोट लर्निंग यानी रट्टाफिकेशन से सख्त मना किया गया है। ठीक है, तो यहीं पर यह बात की गई है कि बच्चों को हमें क्या करना है? कोर कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाना है और हमें उसको रोट लर्निंग से बिल्कुल दूर करना है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि असेसमेंट एप्लीकेबल फॉर ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो सफल स्कीम आई है ये क्या सिर्फ सीमित रहेगी गवर्नमेंट स्कूल तक ही? नहीं, ये गवर्नमेंट स्कूल के साथ साथ प्राइवेट स्कूल भी इसको फॉलो करेंगे, अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये जो है ये दोनों ही विद्यालयों के लिए लाई गई है। इसके बाद देखिए, स्कूल लेवल डेटा विल बी शेयर्ड फॉर किसके लिए? फॉर डेवलपमेंट लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, फॉर डेवलपमेंट लर्निंग आउटकम्स, इसका मतलब क्या है कि जो लर्निंग आउटकम्स होते हैं उनको डेवलप करने के लिए स्कूल लेवल पर जो डेटा होगा वो शेयर किया जाएगा। साथ ही साथ डेटा टू बी यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड इंप्रूवमेंट। जो भी डेटा आप असेसमेंट के द्वारा लाएंगे, जो भी असेसमेंट के द्वारा बच्चे का डेटा मिलेगा, उस डेटा से बच्चे की मॉनिटरिंग लगातार हम क्या कंटिन्यूअस क्या करेंगे? मॉनिटरिंग करेंगे, और इस मॉनिटरिंग के दौरान जो कुछ भी फीडबैक हमें मिलेगा उस फीडबैक को अप्लाइड करके हम बच्चे की लगातार क्या करेंगे? इंप्रूवमेंट करेंगे। यही एक इंप्रूवमेंट का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप बच्चे की लगातार असेसमेंट कीजिए, असेसमेंट के दौरान जो भी चीज़ें निकल के आ रही हैं उनको एनालाइज कीजिए और फिर एनालाइज करके अपनी टीचिंग लर्निंग में, मेथोडोलॉजीज में उस तरीके को अपनाइए जिससे कि उस बच्चे की जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, वो उसको फुलफिल किया जा सके और बच्चे की ओवरऑल इंप्रूवमेंट हो। यही सब कुछ है सफल स्कीम के अंदर। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं आगे हम किसकी बात करने वाले। निपुण भारत आप सभी ने सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी केवीएस पीआरटी इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। अगर निपुण भारत की बात की जाए तो निपुण भारत में आप सभी अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इनिशिएटिव लाया गया है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग फाउंडेशन न्यूमरेसी की बात की गई है। आइए समझ लेते हैं इसमें आगे हमें क्या क्या बात करनी है। अगर सबसे पहले बात की जाए निपुण भारत की, तो निपुण भारत में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सबसे पहले आपको निपुण का फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि निपुण का फुल फॉर्म आखिर क्या होता है। तो निपुण के फुल फॉर्म की बात करते हैं तो एन स्टैंड करता है यहाँ नेशनल, आई से होता है इनिशिएटिव, पी से होता है प्रोफिशिएंसी और
यू से होता है अंडरस्टैंडिंग और एन से होता है न्यूमरेसी। मतलब नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ठीक है, यानी बच्चों के पढ़ने के कौशल में और समझने के कौशल में और संख्याओं के ज्ञान के कौशल में जो भी हम इनिशिएटिव ला रहे हैं, नेशनल इनिशिएटिव ला रहे हैं, उसी को नाम दिया गया है निपुण से। निपुण भारत इसी का नाम दिया गया है। आपने अभी जब इस पिक्चर को देखा होगा तो इसने आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा ये चीज़ लिखी हुई है, ये इसका टैगलाइन है। निपुण भारत की टैगलाइन क्या है? निपुण भारत का सपना सब बच्चे समझे भाषा और गणना। बस इसका जो टैगलाइन है यही इसका एम है। मतलब इसको लाने के पीछे का उद्देश्य बस इतना ही है कि जितने भी बच्चे हैं वो सभी भाषा ज्ञान को समझें, जो भी भाषा उनको समझनी है बेटर वे में समझें भाषा को, और गणना यानी न्यूमरेसी को समझें। ठीक है ना, तो इसी की बात की गई है। तो यही हमारी ध्येय वाक्य यानी टैगलाइन है निपुण भारत का, कि निपुण भारत का सपना सब बच्चे समझें भाषा और गणना। आइए आगे देखते हैं निपुण भारत में और क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो आप देख पा रहे हैं निपुण भारत लॉन्च्ड बाय मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। एवरी चाइल्ड इन द कंट्री नेसेसरली अटेंड फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय ग्रेड 3, और टारगेट ईयर जो दिया गया ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि निपुण भारत का टारगेट क्या है। तो निपुण भारत का टारगेट है कि 2026 से 27 तक हमें जो ग्रेड 3 के बच्चे हैं उन तक क्या होना है, उन तक हमें ये करना है कि उनको फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी क्या हो जाए, वो अचीव कर लें। यानी बच्चे भाषा कौशल को समझ लें, साथ ही बच्चे गणना करना समझ लें। इतना बच्चों को ज्ञान होना चाहिए। 2026 से 27 तक के बीच हमारा ये टारगेट हमें अचीव करना है। यही निपुण भारत का क्या है, एम है। इसके बाद बात की जाए निपुण भारत में, आप देख पा रहे होंगे ये स्ट्रक्चर आपको दिया गया है कि सबसे पहले बाल वाटिका की बात की गई है, फिर ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 की बात की गई है। ठीक है, तो यहीं पर हमें बात करना है निपुण भारत में जो आपको बाल वाटिका की बात की गई है। तो आप सभी जानते हैं कि ये सब बाल वाटिका की जो बात की गई है, या आंगनबाड़ी के नाम से इसको जाना जाता है, या प्री प्राइमरी एजुकेशन के नाम से इसको जाना जाता है, और ये NEP 2020 में हमें देखने को मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर ये निपुण भारत है, ये आपको ग्रेड 3 तक अचीव करना है। ये इसका टारगेट है कि ग्रेड 3 तक बच्चे की फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी यानी FLN ये पूरी तरीके से अचीव हो जानी चाहिए। बच्चे को भाषा का अच्छा ज्ञान हो जाना चाहिए, बच्चे को गणना करना आ जाना चाहिए ग्रेड 3 की क्लास तक। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या है निपुण भारत की। अगर बात की जाए तो इसके अगर स्टार्टिंग डेट पूछी जाएगी ये कब स्टार्ट हुआ था, तो ये स्टार्ट जो हुआ था वो 5 जुलाई 2021 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 5 जुलाई 2021, जी हाँ ये वही डेट है जिस समय निपुण भारत को स्टार्ट किया गया। इसकी एज अगर पूछी जाए, मतलब कि कौन से किस किस एज का बच्चा इस निपुण भारत के अंदर रखा गया है, तो एज अगर बात की जाती है तो 3 से 9 साल का जो बच्चा होगा, 3 से 9 साल का बच्चा जो होगा वो निपुण भारत के अंदर आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आप यहाँ पे कि इस योजना के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 5 स्तरीय तंत्र की स्थापना की जाएगी। यानी 5 स्तरीय तंत्र की स्थापना की जाएगी किसके द्वारा? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में। ठीक है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 5 स्तरीय तंत्र की स्थापना की जाएगी। अब ये 5 स्तरीय तंत्र क्या है? तो एक तो राष्ट्रीय स्तर, फिर राज्य स्तर, फिर जिला स्तर, फिर ब्लॉक स्तर और फिर स्कूल स्तर। मतलब कि पूरी तरीके से इसको डिसेंट्रलाइज किया गया है और बिल्कुल स्कूल लेवल तक इसको पहुंचाया गया है। सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर है, राष्ट्रीय स्तर से राजकीय स्तर पे जाएंगे, राज्य में आ जाएगी, राज्य के बाद जिले में आएगी, जिले के बाद ब्लॉक, ब्लॉक के बाद स्कूल में। ठीक है, तो निपुण भारत की एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 5 स्तरीय तंत्र की स्थापना इस योजना के अंतर्गत की गई है। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए TPAC के बारे में समझिए। TPAC आखिर होता क्या है? TPAC की अगर बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म सबसे पहले समझिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि TPAC का मतलब होता है, T स्टैंड करता है यहाँ पे टेक्नोलॉजी के लिए, टेक्नोलॉजिकल पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज। यही इसका क्या है, फुल फॉर्म है TPAC का। नाम से ही पता चल रहा है। पेडागोजिकल कंटेंट का मतलब क्या होता है कि जो भी टीचिंग मेथडोलॉजीज हैं, जो टीचर को बच्चे को नॉलेज देनी है, जिस भी मेथड्स के थ्रू बच्चे को नॉलेज दे रहा है, उसमें टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके वह क्या करे, अच्छी तरीके से उस कंटेंट को डेवलप करे। बस इतना ही इसके TPAC का मतलब है। यानी TPAC योजना जो लाई गई वो सिर्फ और सिर्फ इस उद्देश्य से लाई गई कि टीचर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने टीचिंग मेथडोलॉजीज में करे। ठीक है, इसका जो मेन स्ट्रक्चर जो आपको समझना है वो ये समझिए कि TPAC के अंदर आपको एक चीज़ दिख रही होगी, ये स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर आपको TPAC में दिख रहा है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट इस TPAC का क्या है,
स्ट्रक्चर है। इसमें आपको 3 तरह की नॉलेज की बात की गई है और 3 तरह की नॉलेज के लिए 3 अलग अलग सर्किल दिखाए गए हैं और इनको तीनों सर्किल को आपस में मर्ज किया गया है, यानी ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई भी एक नॉलेज जो है, कोई भी एक सर्किल अलग नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोई भी नॉलेज यहाँ से अलग नहीं है, सभी आपस में मर्ज हैं। ठीक है, तो जैसे टेक्निकल नॉलेज, कंटेंट नॉलेज और पेडागोजिकल नॉलेज, तो इसका मतलब यही होता है कि टीपैक हमसे ये कहता है कि जो भी टीचर की पेडागोजिकल नॉलेज है, यानी कोई भी अगर कॉन्सेप्ट उसको पढ़ाना है, कोई भी कंटेंट जो उसको पढ़ाना है, उस कंटेंट की पेडागोजी उसके अंतर्गत होगी कि वह किस पेडागोजी का इस्तेमाल करके, किस टीचिंग मेथड का इस्तेमाल करके बच्चों को उस कंटेंट को प्रोवाइड कराएगा। साथ ही साथ उस पेडागोजिकल कंटेंट में क्या क्या टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल कर पा रहा है, जिससे वह जो कंटेंट नॉलेज बच्चों को दे रहा है वो प्रॉपर कंटेंट उसके पास पहुंच जाए। बात समझ पा रहे हो? ये नहीं है कि आपने बस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी बच्चों को, दे दनादन इंफॉर्मेशन देते चले गए। अब बच्चों को बस क्या है, उसके सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही तरकीब रह गई है कि बस उस इंफॉर्मेशन को वो क्या कर ले, रट ले। और रोड मेमोरी तो बिल्कुल ही मना किया गया है। इसीलिए टीपैक को लाया गया है कि कौन कौन सी पेडागोजिकल नॉलेज आप अप्लाइड करके उस पेडागोजिकल नॉलेज में, यानी अपने पढ़ाने के तरीके में किस किस तरीके की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके आप बच्चे को बेहतर कंटेंट बेहतर समय में बेहतर समय पर आप प्रोवाइड कर पा रहे हैं। क्लियर है इतनी बात? चलिए, तो टीपैक को आप समझ चुके हैं। तीनों ही चीज़ें, चाहे वो टेक्निकल नॉलेज हो, चाहे वो कंटेंट नॉलेज हो, चाहे वो पेडागोजिकल नॉलेज हो, सभी आपस में मर्ज हैं। सभी को मिलाकर इस तरीके से आपको बच्चों को प्रोवाइड कराना है, क्या, कंटेंट को। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं स्मार्ट के बारे में। आखिर ये स्मार्ट है क्या? देखिए, स्मार्ट भी अपने आप में एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम की अगर बात की जाए तो स्मार्ट का मतलब हर एक शब्द, स्मार्ट के अंतर्गत आने वाला हर एक जो आपका लेटर है, उस लेटर का एक स्पेशल मीनिंग है। जैसे एस का मतलब होगा यहाँ पे स्पेसिफिक, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। एम का मतलब यहाँ पे है मेजरेबल, ए का मतलब यहाँ पे है अटेनेबल, और आर का मतलब यहाँ पे है रिलीवेंट, और टी स्टैंड करता है यहाँ टाइम बेस्ड के लिए। मतलब अब एक एक चीज़ को आप अच्छी तरीके से समझिए। देखिए, सबसे पहले अगर स्पेसिफिक की बात की जाए तो स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? तो स्पेसिफिक का मतलब होता है कि जब भी आप कोई गोल क्या करना चाह रहे हैं, आपका कोई टारगेट है, ठीक है, तो उस टारगेट को सबसे पहले देखेंगे, स्पेसिफिक बनाएंगे कि वह एक ही टारगेट आपको पकड़ना है, एक समय पर एक टारगेट, तो वो स्पेसिफिक हो गया। इसके बाद मेजरेबल का मतलब ये होता है कि आप उसको क्या करेंगे, मेज़र करेंगे कि क्या आप उस टास्क को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, आप मेज़र करेंगे कि कितने समय में, किस तकनीक से, ठीक है, आप इसको अचीव करेंगे, मेजरेबल है आपके लिए। ठीक है, यानी आप उस पूरे जो आपका एम, जो आपने गोल जो आपने डिसाइड किया है, आप उसको पूरा प्लान तैयार करेंगे। ठीक है, पूरा ट्रैक रिकॉर्ड बनाएंगे कि आप उसको कैसे ट्रैक करेंगे। फिर उस ट्रैक रिकॉर्ड बनाने के बाद आप देखेंगे क्या वो अटेनेबल है। अटेनेबल का मतलब क्या है कि आपने पहले एक स्पेसिफिक गोल तैयार कर लिया, उसके लिए पूरा प्लान बना लिया। प्लान बनाने के बाद आपने देखा कि क्या मैं इस प्लान से इसको अटेन, यानी इसको अचीव कर सकता हूँ। अगर आप इस तीनों लेवल पर पहुँच गए, मतलब आपने एक स्पेसिफिक गोल डिसाइड कर लिया, उसको पूरा प्लान बना लिया अचीव करने का, फिर आपने ये भी देख लिया कि इस प्लान से मैं इसको अचीव भी कर सकता हूँ। फिर आप चौथे नंबर पे जाएंगे रिलीवेंट पर। रिलीवेंट आपसे ये कहेगा कि अब आप यहाँ पे ये देखेंगे कि क्या ये रिलीवेंट भी है, मतलब जो आपने डिसाइड किया है, जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट आपने लिया है, वो रिलीवेंट भी है या नहीं है, मतलब इसका आपकी लाइफ पर कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा भी कि नहीं पड़ेगा। अगर आपका इसकी लाइफ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, यानी ये आपके लिए रिलीवेंट है, तो वेल एंड इनफ, फिर आप आगे बढ़ेंगे और फिर आप जाएंगे टाइम बेस्ड पर। टाइम बेस्ड आपका ये बताएगा कि आपने कितने तय समय सीमा में, इस स्पेसिफिक टाइम में आपने इसको अचीव करना है। यानी जब भी आप कोई एक रिकॉर्ड बनाते हैं, एक गोल तैयार करते हैं, जैसे आपने इंटरव्यू प्रिपरेशन का गोल तैयार किया, तो ये आपके लिए स्पेसिफिक हो गया। फिर आपने मेज़र करने के लिए कि आप उसको कैसे तैयार करेंगे, कैसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से डेमो हमें तैयार करना है, इस सब चीज़ का पूरा प्लान बना लिया, तो मेजरेबल हो गया। फिर आपने देखा कि मैं इस इंटरव्यू को इस प्लान से अचीव भी कर सकता हूँ, तो वो अगर आप उस स्टेज पर भी पहुँच गए कि हाँ अचीव कर सकते हैं, तो वो अटेनेबल हो गया। फिर आप देखेंगे कि क्या KBS PRT इंटरव्यू को निकालने के बाद मेरी लाइफ पर कुछ असर पड़ेगा, तो जी हाँ, आपको जॉब मिलेगी, एक गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। तो इसलिए मतलब क्या होगा कि ये गोल आपके लिए रिलीवेंट भी है। और जब ये रिलीवेंट है, फिर आप देखेंगे कि हमें
तय समय सीमा, आप एक समय बनाएंगे कि हमें 20 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर इस पूरे जो ट्रैक प्लान बनाया है इसको हमें अचीव करना है और इस गोल को अचीव करना है। ठीक है, यही आपकी एक स्मार्ट अप्रोच होती है। इसी स्मार्ट का फुल फॉर्म ये होता है और उसका एक एक शब्द को हमने बहुत बारीकी से समझा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। आगे आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 5E मॉडल को। 5E मॉडल में क्या है, 5E आपको दी गई हैं। ये हर एक टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि जब भी टीचर अपना लेसन प्लान तैयार करता है या जो भी चैप्टर उसको पढ़ाना है उसकी जब वो तैयारी करता है तो वो इन 5E को बहुत अच्छी तरीके से अपने लेसन प्लान में रखता है। ठीक है, और ये 5E हैं क्या क्या, पहले इनको समझिए। इन 5E की अगर बात की जाए तो 5E में आप देख पा रहे हैं पहला E जो स्टैंड करता है उसका मतलब है इंगेज। ठीक है, यानी आप बच्चे को अपने कंटेंट से किस तरीके से इंगेज कर पा रहे हैं, आप कैसी टीचिंग मेथड्स अपना रहे हैं कि बच्चा आपके जो कंटेंट पढ़ाने जा रहे हो उसमें अच्छी तरीके से इंगेज हो जाए। क्योंकि जब तक वो इंगेज नहीं होगा तब तक उसकी क्यूरियोसिटी नहीं बढ़ेगी और वो नई नई चीज़ें नहीं सीख पाएगा। इसलिए पहला काम होता है कि हम अपने कंटेंट में, हम अपने टीचिंग मेथोडोलॉजीज में बच्चे को कैसे इंगेज करा सकते हैं, उसके लिए हम काम करते हैं। फिर हम देखते हैं एक्सप्लोर का, कि हमने इंगेज कर लिया। इंगेज करने के बाद अब हम उसको ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं कि बच्चा एक्सप्लोर करे, और एक्सप्लोर करके बच्चा अपनी पूरी सेंसेस से, यानी आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, इन सभी का इस्तेमाल करके बच्चा क्या करे, लर्न करे। क्योंकि जब बच्चा एक्सप्लोर करेगा, एक्सप्लोर करके लर्न करेगा तो वो चीज़ें लॉन्ग लास्टिंग होंगी। ठीक है, वो बच्चा अधिक समय तक क्या कर सकता है, अपने दिमाग में उस लर्निंग को रख सकता है और बिना क्या होगा, रोट लर्निंग के। ठीक है, एक्सप्लेन की बात की जाए तो फिर अब आप उसको देखिए, जब बच्चा इंगेज हो गया, बच्चे ने एक्सप्लोर कर लिया, एक्सप्लोर करने के बाद अब आप उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कि देखिए ये चीज़ ऐसे ऐसे थी। ठीक है, अब आपने एक्सप्लेन कर दिया। एक्सप्लेन करने के बाद बच्चे को फिर क्या करोगे, एलेबोरेट करोगे। एलेबोरेट का मतलब ये हुआ कि अब बच्चा जो है, जो कुछ भी उसने सीख लिया है उसको वह क्या करेगा, उसको वह विस्तार देगा, उसमें और चीज़ें समझेगा कि अच्छा ये चीज़ में ये बारीकी थी, ये चीज़ को ऐसे भी कर सकते थे, इस चीज़ में ये भी हो सकता था, तो बच्चा एलेबोरेट करेगा। जब ये 4 E आपकी हो गई, इसके बाद आपका आखिरी E जो होती है वो बताती है इवेल्युएट का। मतलब अब हम ये देखेंगे कि बच्चे ने कितना सीखा, अब हम इसको इवेल्युएट करेंगे। तो इवेल्युएट का मतलब होता है कि लर्निंग के दौरान जब बच्चे ने सारी चीज़ें कर ली और पूरी बच्चे की लर्निंग हो गई, तब हम इवेल्युएट करते हैं कि बच्चे ने कहाँ और कितना सीखा और बच्चे की लर्निंग में कहाँ कमी रह गई। ये इवेल्युएशन का पार्ट होता है। इसी को असेसमेंट के ज़रिए हम क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। इसी में हम लोग क्विज टेस्ट ले लेते हैं, इसी में हम लोग मॉडल बनाने को दे देते हैं। ठीक है, ये सब जो पार्ट होते हैं वो इवेल्युएशन का पार्ट होते हैं। तो 5E मॉडल की अगर आपने बात की तो हमने सब 5E मॉडल के बारे में समझा कि E का मतलब है कि हम बच्चों को कैसे इंगेज कराएं। ठीक है, कैसे चैलेंजिंग टास्क दें जिससे बच्चा क्या हो, वो इसमें इंगेज हो जाए। फिर हम उसको एक्सप्लोर करने का मौका दें जिससे बच्चा क्या करे, एक्सप्लोर करे और नॉलेज को एक्वायर करें। ठीक है ना, फिर एक्सप्लेन करें हम उस नॉलेज को, फिर उसके बाद एलेबोरेट करें और उसके बाद फिर हम बच्चे के क्या करें, एवेल्युएट करें। ठीक है, तो ये सारी हो गई 5E मॉडल के बारे में। तो आज के इस वीडियो में अगर हम बात करें तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या समझा है आप समझ चुके हैं। हम लोगों ने KVS PRT इंटरव्यू में जो भी एजुकेशनल स्कीम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी स्कीम्स के बारे में हम लोगों ने यहाँ समझा है। ठीक है, जैसे हमने बात की थी तो हमने मनोदर्पण को समझा, सार्थक क्या है इसको समझा, सफल क्या है इसको समझा, निपुण भारत क्या है इसको समझा, TPAC क्या है इसको समझा, स्मार्ट क्या है और 5E मॉडल्स क्या हैं। इन सभी स्कीम्स के बारे में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की है। तो आज की ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर कीजिए हर उस विद्यार्थी तक जो तैयारी कर रहा है आपकी KVS PRT इंटरव्यू की। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।